नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो सीटेट की परीक्षा है उसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने चला रखी है, जिसकी अपनी 5 वीडियो हो चुकी थी। ये आज 6ठी वीडियो है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है साथ ही साथ उन वीडियो को कंप्लीट करता चला जाए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, जो ये लेव वाइगोत्स्की है आप जानते होंगे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत, या फिर उल्टा लिख गया है ये, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या इसे लेव वाइगोत्स्की का कौन सा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए, इसके अनुसार क्या बात कही गई है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। और आगे देखिए, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो देखो, स्कीमा वाली बात तो कही थी जीन पियाजे महोदय ने, तो ये तो इस वजह से गलत हो गया। अब बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये बात भी लेव वाइगोत्स्की ने नहीं बताई है। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है वो ये चीज़ सही रहेगी कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों की क्या होती है इसमें? भाषा की, जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें भाषा की क्या होती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ये दूसरा प्रश्न जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। व्यक्ति किस अवस्था में है, व्यक्ति की अवस्था के बारे में पूछ रहा है। कब? जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को, जो वर्तमान में सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको आप समझ गए होंगे। क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति वो किस अवस्था में, उसकी अवस्था बतानी है हमें कि वो जब क्या कर रहा है, एक विश्वास कर रहा है कि वर्तमान में सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग क्या हैं? सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो कौन सी अवस्था में है? दंड और अनुपालना की अभिविन्यास में, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में, या यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास में, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंदर। तो बताइए आप इनमें से कौन से सिद्धांत के अंदर है, वो अभिविन्यास के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर देखो किसकी चल रही है? समाज की चल रही है, सामाजिक वर्ग और मानवीय संबंधों के बीच की जो है, तो वो क्या हो जाएगी? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्योंकि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के अंदर ही मानव और उस समाज के अंदर उसके क्या बनते हैं? अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को खालिस्तान समझना चाहिए। जो बहुभाषा के जो उसमें बच्चे बैठे हुए होते हैं उसको क्या समझना चाहिए? तो देखिए, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो यहाँ पर जो अध्यापकों को कक्षा के अंदर बहुभाषिता के जो बच्चे मिलते हैं उनको बच्चों को क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन उनको समझना चाहिए, ना कि एक रुकावट, ना कि एक समस्या, ना एक व्यवस्थागत मुद्दा उनको समझना चाहिए। वो क्या है अध्यापकों के लिए? एक गुण है और साधनों की तरह वो क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रश्न को ढंग से पढ़िए और इसमें आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि
उत्तर क्या होगा इसका? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा और बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। तो यहाँ अपने पास ये 2 ऑप्शन तो गलत ही हो गए, 2 ऑप्शन बच जाएंगे। देखो, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अब सांस्कृतिक उपकरण की बात की गई है तो हमें याद होना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो हम जानते हैं कि जीन पियाजे ने तो दिया था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक और विकास सिद्धांत। ठीक है, और जो लेव वाइगोत्स्की थे, दिया तो इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास, लेकिन उसका जो दूसरा नाम था वो क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था इनका। अब सांस्कृतिक उपकरण की बात कौन कर रहा है? ये कर रहा सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, प्रश्न में सांस्कृतिक उपकरण दिया हुआ है तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की। क्योंकि जो सांस्कृतिक उपकरण की जो बात करते हैं वो कौन है? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? किसके बारे में बात हो रही है? अधिगम सामग्री और उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कि 3 इसमें से क्या है? उपयुक्त है और 1 अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो देखिए, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे व चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट्ट और लास्ट में है छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या आएगा? वो आएगा छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये क्या है? अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों दोनों आ गए, प्रतिभाशाली भी आ गए और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? दोनों की बात कर रहा है ये कि प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं और सृजनात्मक बच्चे भी हैं, उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, या फिर वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, या फिर प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या फिर रटने पर आधारित परीक्षा देकर। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऐसे बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए कैसे क्या देने चाहिए? क्रियाकलाप, यानी कि उनमें क्या हो? एक्टिविटी बेस्ड जो क्रियाकलाप होते हैं वो देने चाहिए। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। हमें ये बताना है कि शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा है, उसके पीछे अंतर्निहित विचार कौन सा है इनमें से? तो देखिए, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। आगे देखिए अगला ऑप्शन, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर, कौन सी क्षमताओं के? अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। अगला देखिए, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रबंध करना, प्रावधान करना। ठीक है, और दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अब यहाँ देखिए, हमें ये बताना है कि जो समावेशी शिक्षा है उसके पीछे का जो अंतर्निहित विचार है वो क्या है? उसके पीछे का जो अंतर्निहित विचार है, जो समावेशी शिक्षा यानी कि सभी के लिए शिक्षा, तो सभी के लिए शिक्षा के लिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है? तो ये देखो, समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। तो क्या है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार? कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का क्या है? अधिकार है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? जो पठन वैफल्य बच्चे होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार से की जाएगी? ऑप्शंस को देखिए,
उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को जानकर। आगे देखिए अगला है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण द्वारा। अगला देखिए उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। और आगे है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमताओं का आकलन करके। तो जो पठन वैफल्य बच्चे होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, तो उनकी की जा सकती है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। किस प्रकार से की जाएगी, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से पठन वैफल्य बच्चों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था खालिस्तान, हमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, का कोई प्रभाव नहीं होता। जो बच्चे हैं उन पर अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर सामयिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था की क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था की भूमिका नगण्य है। जो अधिगम में, किसमें, अधिगम में और बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था की एक, अब इसमें बताना एक राइट आंसर हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए अधिगम एक खालिस्तान और एक खालिस्तान प्रक्रिया है, एक नहीं है, खालिस्तान प्रक्रिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है जटिल और सक्रिय, सरल और रैखिक, सरल और व्यक्तिगत, और जटिल और निष्क्रिय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जटिल और सक्रिय। ठीक है, तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। तो यहाँ अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। इस प्रकार से अपना कथन पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को खालिस्तान चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखो, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या होगा कि अध्यापिका को वो चीज़ें समझनी चाहिए, जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, भाषाई विविधता के आधार पर बच्चों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास समझना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कक्षा में, अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खालिस्तान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खालिस्तान वातावरण के। जो कक्षा में जो प्रभावशाली अधिगम होता है वो किस प्रकार से होगा, उसमें देखो कौन कौन से अपने दो खालिस्तान भरे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, और अगला है प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, उसके बाद भयावह सुसाध्य, और अगला है प्रतिस्पर्धिक और सुसाधक। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए, ठीक है, तो इसमें आएगा अपने पास सहयोगी। एक तो सहयोगिक यहाँ लिख देते हैं, सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। मतलब जो एक अध्यापिका है, एक अध्यापक है, उसको प्रभावशाली अधिगम बनाने के लिए अपने जो वातावरण है वो किस प्रकार होना चाहिए, सहयोगी वातावरण होना चाहिए, ना कि बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा करवाने वाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है। तो इच्छाओं की जननी के बारे में हमसे पूछा है कि किसे कहा जाता है, अहम, इदम, पराअहम या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इदम, इसको इच्छाओं की जननी कहा जाता है। ये फ्राइड के विश्लेषणात्मक सिद्धांत से लिए गए हैं। ठीक है, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से
ये तीनों इसमें बताए गए हैं। अहम, इदम, पराअहम। जो इदम है वो ही क्या होती है, इच्छाओं की जननी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, प्रथम 2 वर्षों में, प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 4 वर्षों में या प्रथम 5 वर्षों में। जो शिशु होता है, छोटा बच्चा, उसका जो शारीरिक विकास है वो कौन से वर्षों में तीव्र गति से होगा? तो हो जाएगा प्रथम 3 वर्षों में। प्रथम 3 वर्षों में छोटे बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो अति तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किससे की थी? समुद्र में जो तैरता हुआ हिमखंड है, बर्फ का टुकड़ा है, से मन की तुलना किसके की थी? किसने की हो सकता है ये हमें लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको कर देते हैं किसने की थी। ठीक है, किसके नहीं है वो, किसने थे, किसने की थी? तो देखिए, क्रो एंड क्रो, रॉक्स, फ्रायड और गैरेट। तो जो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना फ्रायड महोदय ने की थी। यहाँ पर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सभी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनको पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।